ये नाम है, ये सपने वर्सेस एवरीवन। किसी ने देखा है कि एनीवन? एकदम नया है, जस्ट अभी शायद 1 मंथ पार हुआ है। किसी ने नहीं देखा? आप लोग वेब सीरीज वगैरह नहीं देखते हैं क्या? अच्छा सीरीज है ये, देख लो। आपका यूट्यूब में है, फ्री में है, 5 सीजन है। और हो सकने से एक दिन में ही खत्म कर दो तो। गुड इवनिंग विशाल, आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो वो सीरीज जो है वो एक दिन में ही खत्म कर दो। 5 घंटा जैसा लगेगा, रात को देख लो। क्योंकि परसों तो हॉलीडे ही है, तो परसों तो आप किसी को काम नहीं होगा। ठीक है, वो देखो, बहुत बहुत अच्छा है। यू कैन थैंक मी लेटर, पहले देख लो, अच्छा लगेगा। ठीक है, देख लो, अच्छा सजेशन है, इट्स वेरी गुड। पूरा प्योर इंडियन इंडियन माइंडसेट के ऊपर है, मतलब फुल देसी सीरीज है। ठीक है। और थोड़ा मतलब इंडियन, वो क्या बोलते हैं उसको, अ, जो इंडियन देसी जो वो वाइब रहता है ना, उसमें मजा भी आता है। ठीक है, थोड़ा है ना। वो यूट्यूब में है तो ऑब्वियसली जो स्लैंग वर्ड्स है उसमें बीप लगाया गया है, बट आपको समझ में आ ही जाएगा क्या स्लैंग है। तो वो देख लो, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी गुड। ठीक है, देख के बताना मुझे कैसा लगा। और एक और एक सीरीज है, मैं आपको नाम बताता हूँ। एक सीरीज है ये, गुल्लक करके, गुल्लक, ये वाला। गुल्लक सी के है शायद। ये सोनी लिव में है, ये यूट्यूब में नहीं है। दिस इज ऑन सोनी लिव। ये तो और भी अच्छा है। ये तो फुल फुल इंडियन फैमिली के ऊपर बेस्ड है। देखा है ना? हाँ, ये बहुत बढ़िया है। ये तो ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक है, ये सोनी लिव पे है। थोड़ा सीरीज वीरीज मूवी वूवी देखा करो यार, तभी तो माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा ना, और अच्छा भी लगता है। ठीक है। सो आज हम लोग, आज की क्लास में कुछ नया नया क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। जस्ट 1 मिनट, ये वाला हो गया था ये। तो कुछ कुछ नया नया पैटर्न के क्वेश्चंस है, मैंने ट्राई किया जितना मिला मुझे। ठीक है, सॉल्व नहीं किया, बट क्वेश्चन तो है मेरे पास, तो साथ में ही सॉल्व करेंगे। मेरा अगर आंसर निकलने में स्लो होता है तो आप हेल्प करना, आपका अगर स्लो होगा तो फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसको और ट्राई करो।
आप लोगों ने डिनर विनर कर लिया क्या? डिनर अभी करते हैं कि क्लास के बाद? अच्छा, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो, बाद में देखेंगे, डिनर का बाद में बात करेंगे। चलो देखो, ट्राई करो, मुझे तो लग रहा है कि शायद सॉल्यूशन मिला है। लेट्स सी। गुड इवनिंग अरमान। बोलो बोलो, क्या हो गया? ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है? थोड़ा सा, थोड़ा सा हल्का फुल्का इसमें अलजेब्रा भी यूज होगा, थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं। ये वाला फॉर्मूला एक पता है क्या आप लोगों को? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला पता है? ये वाला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला पता है कि नहीं? यस और नो बोल दो, और अगर नहीं पता है तो एक बार आप लोग लिख लो, ठीक है? अलजेब्रा मैं आपको नए न्यू बैच में फिर से बता पढ़ाऊंगा, जब नया बैच स्टार्ट होगा। अभी तो अलजेब्रा तो हमारा बैंक में तो नहीं है ना, एसएससी में है, तो वो अभी नहीं चाहिए, बाद में पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला पता है ना? तो ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ये वाला फॉर्मूला यूज करके, अरे यार, इसमें ना एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, एक सेकेंड, इसमें यहाँ पे y नहीं आएगा, यहाँ पे z आएगा। ठीक है, अभी सॉल्व करो तो, अभी आप लोग खुद सॉल्व करके देखो तो। अभी तो फॉर्मूला भी पता चल गया, अभी देखो तो सॉल्व करके आता है क्या? मैं एक बार क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट। क्वेश्चन अभी ठीक है, वो जेड ही होगा। कुछ आया अभी, देखो कैसे होगा, देखो। एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड। ये तो अभी पता चला, अभी लिख सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन को एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब बाई टू वाई की जगह में एक्स प्लस जेड डायरेक्टली लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड बाई टू वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड। इसको लिख सकते हैं ना ऐसा। यहाँ पे बस कुछ नहीं किया, एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब को एक्सपांड किया बस। उससे क्या होगा, ये और ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मिलेगा x प्लस जेड इज इक्वल टू ट्वाइस वाई। ठीक है, मतलब x प्लस जेड जो है वो ट्वाइस वाई के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया है क्या? एक्स वाई एक ही कंडीशन है, एक्स वाई और जेड पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें हम लोग ऐसा कर सकते हैं, एक्स प्लस जेड अगर टू वाई है मतलब दोनों का एडिशन ट्वाइस वाई होगा। तो ओके इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई टू होगा। y जो है वो x प्लस जेड बाई टू होगा। एक नंबर दो नंबर का ये क्या है, एवरेज है। एक नंबर दो नंबर का एवरेज है, मतलब y जो है वो x और z के बीच में ही लाई करता है। ये समझ में आया आप लोगों को? y जो है वो x और z के बीच में लाई करेगा क्योंकि वो दोनों का एवरेज है। कोई भी दो नंबर का पॉजिटिव नंबर का एवरेज ले लो, वो हमेशा उन दोनों नंबर के बीच में ही लाई करेगा ना। दैट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। करेक्ट? डू यू गेट दिस पॉइंट? यस और नो, प्लीज टेल मी। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, आप लोग बताइए। आ गया ना? ठीक है, देखो y जो है x और z, x प्लस जेड बाई टू है, मतलब क्या y जो है वो x और z का एवरेज है। तो अगर कोई नंबर दो नंबर का एवरेज होगा, जैसे जैसे फोर, जैसे टू, सपोज टू, टू जो है वो किसका एवरेज है? वन और थ्री का एवरेज है ना टू। वन प्लस थ्री बाई टू करने से टू मिलता है ना। तो वन और थ्री का जो एवरेज है, अगर कोई नंबर किसी दो नंबर का एवरेज होता है तो वो उनके बीच में ही हमेशा होता है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, ये नहीं पता कि x y से बड़ा है, y z से बड़ा है। ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि z y से बड़ा है और y x से बड़ा है। तो यहाँ पे इस चीज का कोई श्योरिटी नहीं है। ये तो पता है कि y जरूर बीच में होगा, डेफिनेटली। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो ये तो पता था यहाँ पे। हेलो? মই অলপ পিছত ফোন কৰি আছো। মই কৰি আছো আপোনাক, অলপ বিজি হৈ আছো। অ। गुड इवनिंग कोमल। आप लोग आजकल पहले ही गुड इवनिंग गुड इवनिंग बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो है। देखो यहाँ पे क्या फंडा है कि हमको ये नहीं पता है कि x बड़ा है कि z बड़ा है, बट ये डेफिनेटली श्योर है कि जो आपका ये होगा ना, जो y है वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, बट ये श्योर नहीं है कि x बड़ा है या z बड़ा है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? नो रिलेशन। हम बता नहीं सकते, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, क्योंकि x z से बड़ा है या z y से बड़ा है, वी कैन नॉट टेल। क्योंकि हो सकता है कि x बड़ा है बट ये भी हो सकता है कि z बड़ा है। ठीक है, टेल मी, अभी बोलो कितने लोगों को समझ में आ गया, बोलो तो। टेल मी प्लीज, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत आज का क्वेश्चन सारा अच्छा मिलेगा, डेफिनेट 100%। ठीक है, ये कितने लोगों को समझ में आ गया, बोलो। आ गया ना आराम से? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो एक बार पूछ लो, नहीं तो वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्मूला आइडेंटिटीज याद करके जाना, ठीक है, अगर मेंस देने जा रहे हो। मेंस में भरोसा नहीं है यार, क्या पूछ लेगा ना फिर बेकार में ऐसे ही। ये वाला क्वेश्चन जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अगर नहीं पता तो सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। इसमें कुछ नहीं किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ब्रेक किया है, एक्स एक्स क्यूब प्लस जेड क्यूब को इसमें पहले ब्रेक किया, ये लिखा डिवाइडेड बाई टू वाई इज इक्वल टू ये कैंसिल हुआ, ये आया ये आया। मेरा जो रिजल्ट आया वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाई टू, मतलब y जो है वो x और z का एवरेज है। y जो है वो x और z का एवरेज है। तो कोई नंबर जब दो दो पॉजिटिव नंबर है ना, तो
जो जब कोई नंबर दो नंबर का एवरेज होता है मतलब y जो है x और z के बीच में लाई करेगा। बट हमको ये नहीं पता कि x y से बड़ा है और y z से बड़ा है, ऐसा है, या फिर z y से बड़ा है और y x से बड़ा है, ऐसा है। तो वो नहीं पता जब, तो हम लोग उसका ऑर्डर नहीं बता सकते कि कौन किससे बड़ा है। तो इसलिए इसका आंसर होगा नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, विशाल को छोड़ के बाकी लोगों को समझ में आ गया ना गाइस, एवरीवन? आ गया ना, चलो। ये वाला क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन तो दिख रहा है ना आप लोगों को? मैं थोड़ा सा इसमें चेंज थोड़ा बड़ा कर दूं क्या? ये सीरीज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, रुक जाओ, यही मेन है। हाँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। हाँ चलो। चलो अभी बनाओ। बनाओ, आराम से बनाओ। चलो आप लोग आराम से बनाओ, मैं जस्ट 2 मिनट्स में आता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। सीरीज वन का रॉन्ग टर्म बताओ क्या है? सीरीज वन का रॉन्ग टर्म, एनीवन? रॉन्ग टर्म नहीं निकल पा रहे हो यार, रॉन्ग टर्म तो जल्दी निकालो, 75। ठीक है। और किसी का नहीं निकला आप लोग?
लॉन्ग टर्म में तो मत फंसो। 75 ओके। सीरीज वन क्या है? 245, 216। अच्छा यहाँ पे ही कर देते हैं ना, सीरीज में ही सॉल्व कर देते हैं अलग से, लिखने नहीं लिख के। पहले गैप से ही चेक करेंगे ना, गैप से ही करेंगे ना, क्योंकि माइनस है, स्क्वायर वाला स्क्वायर वगैरह का कोई मतलब नहीं है। तो गैप से अगर चेक करेंगे तो ये गैप आएगा आपका यहाँ पे 29। यहाँ पे गैप कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 16 और 42, 58। यहाँ पे गैप कितना आएगा? 25 और 58, 25 और 58, 83। यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे गैप कितना आएगा? यहाँ पे गैप आएगा 75 प्लस 45, 130 का। और यहाँ पे गैप आएगा 155 का। 29 का टेबल चल रहा है ना, 29 का टेबल चल रहा है, देखो 29। ये सारा माइनस है, ठीक है, सारा माइनस, मैंने माइनस नहीं लिखा, बट आप समझदार है अभी तो, आप लोग इतना तो समझाने का जरूरत नहीं है, शायद समझ में आ गया होगा। तो ये 29 है पहले गया, फिर 58 हुआ ना। तो 29 का टेबल है, कैसे वेरीफाई करना है? 29 का टेबल है, सिर्फ 29 और 58 से नहीं, ये 155 से भी वेरीफाई हो रहा है। हो रहा है ना? ये गलत हुआ है क्या? 155 नहीं होगा क्या ये? 145 होगा क्या? हाँ 145 होगा, करेक्ट। ठीक है, ये 145 से वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। 145 से वेरीफाई हो रहा है, देखो 29 वन जा 29, 29 टू जा 58, और 29 फाइव जा 145, मतलब 29 का टेबल डेफिनेटली है। तो गड़बड़ है बीच में, बीच में गड़बड़ है। मैंने आपको लॉन्ग टर्म में बोला था, जब बीच में गड़बड़ लगता है आंख बंद करके बीच वाला नंबर को पकड़ लो। ये 75 रॉन्ग टर्म है। क्यों 158 रॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि ये 58 वाला पैटर्न खड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये 75 ही लॉन्ग टर्म होगा, वो 45 लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता है। क्यों? ये माइनस 145 वाला पैटर्न खड़ा हो जाएगा, तो एक ही चीज को लॉन्ग टर्म बता सकते हैं, वो 75 है। इज इट क्लियर? टेल मी, एक्सेप्ट विशाल एंड विश्वजीत, प्लीज रिप्लाई। ये समझ में आ गया ना? ये 75 कैसे हुआ, मैं यहाँ पे लिख के नहीं बताया। समझ में आ गया ना आप लोगों को अभी तो? यस, नो प्रॉब्लम हियर, ठीक है। चलो सेकंड वाला सीरीज में लिखता हूँ। सेकंड वाला सीरीज है 17, 25, 41। ये तो इजी लग रहा है सीरीज, ये सीरीज तो इजी लग रहा है, मल्टीप्लिकेशन ही है। मल्टीप्लिकेशन ही है ना ये। +8 +16 प्लस इधर कितना होगा? 49। इधर हो रहा है +191। इधर हो रहा है +960। 281 गलत है ना इसमें, गाइस? है कि नहीं? 281 गलत है क्या, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है इसमें? 281 गलत है ना? हाँ, ठीक है। कैसे पैटर्न समझ सकते हैं? ये तो 4 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, बट ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्या पैटर्न है इसमें? डबल डिफरेंस है क्या? डबल डिफरेंस 2 क्यूब, ये तो 2 क्यूब है, ये 2 टू द पावर 4 है, लेकिन 2 टू द पावर का तो पैटर्न ही नहीं है। क्या पैटर्न है इसमें, किसी ने आइडेंटिफाई किया है क्या?
डबल डिफरेंस देखते हैं, डबल डिफरेंस। यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 33 है, फिर यहाँ पे है आपका 142, फिर यहाँ पे है आपका 769। डबल डिफरेंस में भी कुछ नहीं है। क्या है इसमें पैटर्न? भाई साहब इसमें क्या पैटर्न है? आप लोगों को किसी को मिला? मुझे तो लग रहा है ये 961 होना चाहिए, लेकिन उसमें भी तो कोई पैटर्न नहीं बैठ रहा है। ये अगर 190 होता है तो फिर भी कुछ नहीं होगा। ये अगर 190 होता है और ये 961 होता है तो 961 हो जाएगा 29 का स्क्वायर, सॉरी 961 हो जाएगा 31 का स्क्वायर। 190 किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं है। -9 भी फॉलो नहीं कर रहा है। हाँ, *2 फॉलो नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे मतलब *2 फिर *2 फिर यहाँ पे बढ़ गया ना नंबर बहुत। क्या पैटर्न है भाई ये? यहाँ पे 8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है 16। मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है, कोई स्क्वायर वेयर का चक्कर है क्या इसमें? कोई स्क्वायर और कोई क्यूब का एडिशन भी तो नहीं है। 9² + 9, ये 9² + 9, ये 6² + 5, ये 4² + 9। नहीं यार, क्या पैटर्न है इसमें? एक चीज देखते हैं। हाँ, ये 8 × 2 है, ये अगर *3 होता है तो यहाँ पे 48 आना चाहिए। और अगर 2 3 ये अगर *4 होता है तो यहाँ पे 192 आना चाहिए। और ये अगर *5 होता है तो यहाँ पे 960 आना चाहिए। यही है ना? ये भी नहीं हो रहा है क्या? ये मैच हो रहा है क्या? देखो तो एक बार ये वाला पैटर्न। अगर यहाँ पे *2 है, यहाँ पे *3 है, तो ये अगर 48 आता है मतलब ये 89 अगर आ जाता है, इसके 90 के जगह पे अगर 89 आ जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 192, तो ये आ जाएगा। और ये 960, हाँ यही है। ये देखो, ये *2 है ना ये, फिर ये *3 है, तो यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे 16 है ना, तो समझ रहे हैं ना आप लोग? यहाँ पे 49 था ना, तो यहाँ पे 49 नहीं आना चाहिए।
पैटर्न क्या है, ये इंटू 2 है फिर इंटू 3 है, तो यहाँ पे 48 ऐड होना चाहिए था, तो ये नंबर होना चाहिए था 89। अगर ये नंबर 89 होता ना तो ये वाला गैप भी फुलफिल हो जाता, सॉरी ये वाला पैटर्न भी मिल जाता, ये हो जाता 192, और ये 192 होता तो यहाँ पे ये, सॉरी यहाँ पे ये हो जाता प्लस 960। तो पैटर्न क्या है, 8 इंटू टू 16, 16 इंटू थ्री 48, 48 इंटू फोर होता है 192, और 192 इंटू फाइव होता है 960। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म 90 है, इसमें इसमें 90 है, और इसमें कितना है 75। ये समझ में आ गया ना सबको? एक बार रिप्लाई कर दो यार प्लीज, फटाफट एक बार रिप्लाई कर दो। समझ में आ गया तो बोलो, नहीं तो मैं वापस समझा दूँ। ये वाला आ गया ना? ठीक है, जो गैप है ना उसमें इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स, मतलब फाइव सिक्स तो नहीं गया। और ये वाला सीरीज थ्री में रॉन्ग नंबर पहचाना क्या आप लोगों ने? थ्री में, थ्री में क्या होगा? थ्री में निकाला गया प्लस 2.5 प्लस फाइव प्लस ये हो रहा है आपका 5.5 प्लस 12, ये हो रहा है आपका प्लस 12.5। तो बन गया, देखो कैसे बना, कैसे पता चला? 12.5 अपनी जगह में करेक्ट है, 2.5 भी करेक्ट है, और 5 भी करेक्ट है। 2.5 का डबल होता है 5, 5 मतलब 2.5 प्लस 2.5 होता है 5, तो 5 प्लस 2.5 होता है 7.5, तो 7.5 प्लस 10 होता है 7.5 प्लस 2.5 होता है 10, और 10 प्लस 2.5 होता है 12.5। मतलब जो गैप है ना उसमें हर एक में 2.5 का गैप होना चाहिए था। समझ गए ना? देखो यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 5 है ना, तो ये वाला गैप होना चाहिए था 7.5। ठीक है, तो ये 60 नंबर गलत है, ये 60 की जगह पे आना चाहिए था आपका 7, हो गया 61, 62 आना चाहिए था। तब जाके ये गैप भी हो जाता 10, और ये गैप भी हो जाता 12.5। तो हर एक में गैप 2.5 है। ये समझ में है कि नहीं, बोलो एक बार। टेल मी। ये वाला पैटर्न तो बहुत इजी था भाई, हर एक में गैप 2.5 होना चाहिए। आ गया ना? ठीक है, तो मतलब इसमें रॉन्ग टर्म 60 है, इसमें रॉन्ग टर्म 60 है, 60 ये रॉन्ग टर्म है, तो इसमें रॉन्ग टर्म है 60। अभी क्वेश्चन क्या बोला? इफ x इज द डिफरेंस बिटवीन रॉन्ग टर्म ऑफ 1 एंड 3, मतलब 1 में रॉन्ग टर्म है 75, 3 में है 60, तो x इन दोनों का डिफरेंस है बोल रहा है, मतलब x 15 है। ठीक है, एंड y इज द डिफरेंस बिटवीन द रॉन्ग टर्म्स ऑफ 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 में जो डिफरेंस है वो y है, मतलब y 30 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट? देख लो, अभी चेक कर लो, 4x माइनस वाई 30 होगा क्या? देखो 4x माइनस वाई करके देखो कितना होता है। 4x मतलब 4 इंटू 15 60 माइनस 30, तो 30 आएगा, तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड वाला देखो 2y माइनस थ्री एक्स करके देखो, तो 2y माइनस थ्री एक्स, 2y हो जाएगा 60 माइनस थ्री एक्स हो जाएगा 15, तो सॉरी 45, तो इसका आंसर 15 आएगा, तो ये भी सही है। ठीक है, और 5x माइनस फोर वाई करके देखो, 5x माइनस फोर वाई करके देखो, 5x मतलब 5 इंटू 15 75 माइनस 120, ये तो नेगेटिव में आ रहा है, तो ये तो गलत, तो 1 एंड 2 गलत सही है, मतलब टी। एक बार लॉन्ग टर्म निकल गया उसके बाद हलवा 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 क्वेश्चन है, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, बस वो लॉन्ग टर्म निकलना ही थोड़ा सा, मतलब सेकंड वाला सीरीज थोड़ा सा अलग टाइप का था, वैसे तो इजी ही है। क्लियर हो गया ना फ्रेंड्स, एवरीवन? देखो लॉन्ग टर्म के बाद आप लोग डाउट होने से भी आप लोग खुद समझ जाओगे क्या है, वो तो कोई बड़ा बात नहीं है। कैलकुलेशन फॉर 2x 3y करना वो बहुत इजी चीज है। ठीक है, बस मेन फोकस लॉन्ग टर्म में होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म ऐसा क्वेश्चन आता है मेंस में, आपको एसबीआई क्लर्क अगर आप मेंस नहीं भी देते या देते भी है तो आप लोग जो लोग दे रहे हैं उनसे पूछ लेना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा मेंस में, हमेशा आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये आराम से बनाओ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट बनाओ। अच्छा क्वेश्चन है ये, देख के ही लग रहा है।
बनाओ, आराम से बनाओ। 5 मिनट तक टाइम ले लो, 8:15 तक आप लोग बनाओ, फिर देखते हैं। तब तक आंसर आ जाना चाहिए, उतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए। क्या करना है, किसी को समझ में आया? ए का वैल्यू आया किसी का? ए का, एनीवन हु गॉट द वैल्यू ऑफ ए? ए का वैल्यू बता दो अगर आया है। 49, वेरी गुड। ए का वैल्यू आ गया मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो, देखो क्या बोला है, तीन इक्वेशन गिवन है, वो तो बात का बात है। यहाँ यहाँ पे क्या बोला, फर्स्ट सेंटेंस, वन रूट ऑफ द इक्वेशन वन इज 1/6। एक इक्वेशन का रूट है मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6x² माइनस ax प्लस 8। फर्स्ट इक्वेशन है 6x² माइनस ax प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट एक है 1/6। ठीक है, एक रूट 1/6 है। 1/6 रूट होने का मतलब क्या है कि अगर मैं x के जगह में 1/6 रखूं तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। रूट का मीनिंग यही है, कोई भी चीज का रूट कोई नंबर होता है, उसका मतलब क्या है कि मैं अगर यहाँ पे x के जगह पे 1/6 रखूं तो मेरा आंसर 0 ही आना चाहिए, यही मीनिंग है। तो अभी इसको सॉल्व कर दो। 6 × 1/6² होगा 1/6 माइनस a/6 प्लस 8 इक्वल टू 0। मतलब a माइनस 1/6 बराबर 8। तो a क्या हो जाएगा, 49। ये समझ में आएगी नहीं? बोलो, बोलो। ये चीज देखो, कैलकुलेशन पे ध्यान मत दो। मैं स्किप करता हूँ थोड़ा स्टेप, उससे आपको ऐसे भी कोई फर्क नहीं, मतलब आपको कोई वो नहीं है। आप देखो, मेन चीज देखो क्या हो रहा है। जो रूट है, रूट का मतलब ये है कि अगर मैं उसका वो वैल्यू रखूंगा तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। रूट का मतलब यही है ना। ठीक है, ये सबको समझ में आएगी नहीं? बोला एक्सेप्ट विशाल, प्लीज टेल मी। आ गया ना ये? ठीक है, रूट का मीनिंग ये है, मतलब एक्स का एक वैल्यू वो है, मतलब ठीक है। चलो, तो अभी इसका मतलब a का वैल्यू 49 है, मतलब ये इक्वेशन ये है 6x² माइनस 49x।
प्लस 8 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का रूट क्या होगा अभी देखो तो, ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका रूट क्या होगा, क्या होगा रूट, इसका दो रूट आएगा। दो रूट कैसे निकालेंगे, जो जो प्रोडक्ट है वो 48 होना चाहिए और सम 49 होना चाहिए। ऐसा दो नंबर क्या है, जो दो नंबर का प्रोडक्ट 48 है और सम 49 है। एनीवन हु कैन टेल मी, प्रोडक्ट 48 एंड सम 49। 48 एंड 1, वेरी गुड। तो x का दो वैल्यू है, एक है 48 और एक है 1, और दोनों पॉजिटिव आएगा। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आएगा, ये तो अभी बोलने का जरूरत नहीं है क्यों पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव आएगा। अभी देखो, ये फाइनल रूट नहीं है। फाइनल रूट कैसे निकलेगा, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब दो रूट है 48/6 और 1/6, मतलब दो रूट है 8 और 1/6, ये दो रूट है। मतलब एक रूट है 8 और एक रूट है 1/6। 1/6 हमको पहले से ही पता था, यहाँ से भी फिट वेरीफाई हो गया। ठीक है, ऐसे रूट निकालते हैं। एक्स का वैल्यू 48 और 1 नहीं आएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 6 करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग है। अगर अलग है तो आपको वो डिवाइड करना पड़ता है। तो दो रूट आएगा 8 और 1/6, इसके दो रूट आ गए, एक है 8 और एक आ गया 1/6। फिर क्या बोला, एंड नॉन इंटीजर रूट इन इक्वेशन 1 एंड 2 इज कॉमन। मतलब नॉन इंटीजर रूट कॉमन है। नॉन इंटीजर रूट कौन सा है, ये है। ठीक है, दो रूट आया ना इसका, एक आया 8 और एक 1/6। इन दोनों में नॉन इंटीजर कौन सा है, 1/6 नॉन इंटीजर है, 8 तो इंटीजर है ना। तो मतलब 1/6 जो है वो इस इक्वेशन का भी रूट है। तो मतलब ये सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं p के जगह पे 1/6 रख दूं, सॉरी y की जगह पे, y की जगह पे अगर मैं 1/6 रख दूं तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मीनिंग यही है। मतलब p/36 माइनस 31/6 प्लस q इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा और लिखेंगे तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखोगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, p माइनस 186 प्लस 36q बराबर 0। मतलब p प्लस 36q इज इक्वल टू 186। ये एक इक्वेशन आएगा यहाँ से p और q के बीच में। ठीक है, और क्या बोला, अदर रूट ऑफ इक्वेशन 2 इज 5 एंड वन इंटीजर रूट ऑफ 1 एंड 3 इज कॉमन। छोड़ो, अदर रूट ऑफ इक्वेशन 2 5, मतलब इक्वेशन 2 का एक रूट 5 भी है। तो अभी 5 रख दो, y के जगह में भी 5 रख दो। y की जगह में 5 रख देंगे तो p इंटू 5 स्क्वायर माइनस 31 इंटू 5 प्लस q इक्वल टू 0। इससे क्या आ जाएगा, 25p माइनस 31 इंटू 5 आ जाएगा। माइनस वाला चीज में डायरेक्ट जीरो के उस तरफ लेके जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस q लिख दिया और यहाँ पे आएगा 155। यहाँ तक कितने लोगों को समझ में आ गया ये बता दो, ये दो चीज। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड अप टू हियर, until here? Please tell me, then we can move forward, otherwise ये पार्ट फिर रिपीट करना पड़ेगा। देखो, एक एक मेंस का क्वेश्चन आपसे मेहनत करवाएगा। ऐसा नहीं है कि आप बिना सोच के वो प्रीलिम्स जैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ता है। थोड़ा तो सोचना पड़ेगा, आपका ब्रेन काम वर्कआउट होगा, तभी आपका थोड़ा टाइम लगेगा ना, नहीं तो कोई भी कर देगा। ठीक है, ये चीज कितने लोगों को समझ में आ गया एक बार बता दो, और कितने लोगों को नहीं आया वो भी बता दो, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर इफ एनीवन डिडंट अंडरस्टैंड प्लीज टेल मी, आई विल रिपीट। बोलो यार। नहीं आया क्या, ठीक है, देखो देखो इसमें क्या बोला, देखो रिपीट, देखो वन नॉन इंटीजर रूट इन 1 एंड 2 इज कॉमन। तो इक्वेशन 1 का रूट 2 आया था 8 और 1/6। तो बोला है कि 1 और 2 में एक रूट कॉमन है। कौन सा रूट कॉमन है, जो नॉन इंटीजर है, मतलब 1/6 है। तो मतलब 1/6 इसका रूट है, एक इसका एक रूट 1/6 है। तो अगर इसका रूट एक 1/6 है, मतलब अगर मैं y के जगह पे 1/6 रख दूं तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। तो y के जगह में मैंने 1/6 रख दिया। तो ये मैंने कैलकुलेट किया p/36, ये सब किया। उसके बाद यहाँ से ना यहाँ पे आ गया। ठीक है, जगह स्पेस का कमी है थोड़ा,
तो ये आ गया, तो यहां से कैलकुलेट किया तो ये फिर ये आ गया p प्लस 36q इक्वल टू 186। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग खुद देख लेना। तो p प्लस 36q इक्वल टू 186, ये एक इक्वेशन आया। और एक चीज क्या बोला कि अदर रूट ऑफ इक्वेशन टू इज 5। इक्वेशन टू का और एक रूट है 5, मतलब y के जगह में 5 डालने से भी होगा। तो वही किया मैंने, y के जगह में 5 डाला यहाँ पे। इस वाला इक्वेशन को देखो, y के जगह में 5 रखा, तो y के जगह में अगर 5 रखा तो पी वाई स्क्वायर पी फाइव स्क्वायर माइनस 31 × 5 प्लस क्यू इक्वल टू 0, उससे ये इक्वेशन आया। अभी समझ में आ गया ना अरमान? अभी तो आ गया शायद। आ गया ना? तो देखो, p प्लस 36q इक्वल टू 186, ये एक इक्वेशन आया। और एक इक्वेशन क्या आया, 25p प्लस क्यू इक्वल टू 155। 25p प्लस क्यू इक्वल टू 155, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना अभी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मल्टीपल्स है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? देखो, इसको नॉर्मली तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं दो इक्वेशन को। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग नॉर्मली सॉल्व करना। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 6 से डिवाइड कर दिया, ये वाला इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन में 6 से डिवाइड कर दिया ये पूरा इक्वेशन। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करने पे ये इक्वेशन आ गया मेरे पास। ठीक है, और सेकंड वाला में क्या किया, सेकंड वाला में मैंने 5 से डिवाइड कर दिया फुल इक्वेशन को, उससे मेरा इक्वेशन ये आ गया सेकंड वाला। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अभी ये भी इक्वल टू 31 है, ये भी इक्वल टू 31 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। तो p/6, मुझे नहीं पता हाँ इससे सॉल्व होगा कि नहीं जल्दी, लेकिन 5p प्लस q/5। तो ये 5p माइनस p/6 होगा आपका, 5p माइनस p/6 होगा 29p/6 शायद, इज इक्वल टू 29q/5। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो 29 कैंसिल हो गया, तो इसमें से आ गया आपका p/q इज इक्वल टू 6/5। p/q इक्वल टू 6/5 आ गया। अभी आप कहाँ पे भी डाल, कहीं भी डाल दो, कहीं भी डाल दो, p का वैल्यू डाल दो q के टर्म्स में, वैसे करके आंसर निकाल लो, कोई ना कोई चीज आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये वाला आप लोग सॉल्व कर दो यार प्लीज। ये आप लोग सॉल्व करो, तो यहाँ पे p और q का वैल्यू निकाल लो और मुझे बताओ क्या होगा। ये वाला इक्वेशन को सॉल्व करके p और q का वैल्यू निकाल दो, जल्दी करो। ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो और p और q का वैल्यू निकालो। जल्दी निकालो यार, आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं। p इक्वल टू 6 और q इक्वल टू 5 आ रहा है, देख लो एक बार, चेक कर लो तो।
आ रहा है ना? ठीक है। देखो कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, मतलब पता नहीं आप लोगों के लिए शायद स्लो हो सकता है, लेकिन मेरे लिए तो ये फास्ट हुआ। ठीक है। मैं फिर से बता दूं यहाँ पे क्या किया। तो p प्लस 36 क्यू आ रहा था 186, और भाई और एक इक्वेशन आ रहा था 25, 25 p प्लस क्यू इज इक्वल टू 155। तो इस इक्वेशन को मैंने कर दिया डिवाइडेड बाई 6, तो उससे आ गया मेरा p बाई 6 प्लस 6 क्यूब इक्वल टू 31, और इस इक्वेशन को कर दिया डिवाइडेड बाई 5, तो उससे आ गया आपको 5p प्लस क्यू बाई 5 इक्वल टू 31। तो दोनों 31 आ गया, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो p बाई 6 प्लस 6 क्यूब इज इक्वल टू 5p प्लस क्यू बाई 5। ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, ये माइनस वगैरह किया, तो 5p माइनस ये 30p माइनस p 29p बाई 6 इज इक्वल टू आया 29 क्यू बाई 5। तो 29 कैंसिल हो गया, तो p बाई क्यू आ गया इसमें वैल्यू, p बाई क्यू क्या आ गया 6 बाई 5 है ना। हाँ। तो p बाई क्यू, p और q का रेशियो आ गया 6 बाई 5, मतलब मैं p को 6x ले सकता हूँ और q को मैं 5x ले सकता हूँ। कोई भी इक्वेशन में डाल दो, कोई भी इक्वेशन में डाल दो। p को 6x लिया ना, इसमें डाल दो। p को अगर मैंने 6x लिया तो 6x बाई 6 प्लस 6q, तो q मतलब 30x इक्वल टू 31। ये x प्लस 30x मतलब 31x इक्वल टू 31, मतलब x इक्वल टू 1। तो x अगर 1 है मतलब p का वैल्यू 6 है और q का वैल्यू 5 है। तो अभी मेरा p और q का वैल्यू भी आ गया। a का वैल्यू आ गया था कितना, a का वैल्यू आया था 49। तो a का वैल्यू आया था 49, p का वैल्यू 6 और q का 5। p का आया 6 और q का आया 5। ठीक है। उसके बाद देखो और क्या बोला, और भी बहुत है। एंड वन वन इंटीजर रूट इन इक्वेशन 1 एंड 3 इज कॉमन। तो 1 और 3 में अच्छा इसमें और एक रूट क्या आया, और एक रूट निकालने का जरूरत है क्या? अच्छा और एक रूट तो बोला ही है ना, 1 एंड 2, वन नॉन इंटीजर इज कॉमन, तो 1/6 और एक 5 है, इसमें दो रूट है। तो इसमें क्या क्या रूट है, इसमें बोला है कि एक रूट क्या है 1 एंड 3 इज कॉमन, तो कौन सा रूट, इंटीजर रूट कॉमन है, मतलब 8। मतलब इसमें इसका रूट 8 है। ठीक है, इसका रूट 8 है, मतलब ये वाला इक्वेशन का 3 का। ठीक है, तो मतलब bz स्क्वायर माइनस 21z प्लस 8q, bz स्क्वायर माइनस 21z प्लस 8q इक्वल टू 0। इसका एक रूट 8 है, तो इसमें 8 डाल देंगे, z के जगह पे 8 रख दो, माइनस 21 इंटू 8 प्लस 8q, q का वैल्यू तो पता ही है आपको कितना है 5, तो 8 इंटू 5 40 इक्वल टू 0। तो इसको करेंगे तो 64b, 64b इज इक्वल टू आएगा 21 इंटू 8 आएगा 168 माइनस 40 128। उससे आ जाएगा b का वैल्यू आएगा 2। ठीक है, b का वैल्यू आएगा 2। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं, एक बार बोलो तो। ये पूरा जो सम किया अभी तक, ये क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, टेल मी। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? देखो मैंने बहुत स्लोली समझाया। ये सब क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, मेंस का क्वेश्चन है तो टाइम खाएगा ही आपको, उसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, बोर्डिंग होगा, थोड़ा ज्यादा खींचेगा, ऐसा ही होगा। उतना दिमाग लगाने का कुछ नहीं है। नॉर्मल प्रॉब्लम से आप लोग एक बार कर लोगे तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लंबा तो होगा। ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स, सबको ये चीज समझ में आ गया ना? प्लीज टेल मी वंस। यस, आ गया ना? ठीक है, तो b का वैल्यू आ गया 2। तो इसका मतलब यहाँ पे a आया 49, p आया 6, q आया 5 और b आ गया 2। फिर आपको क्या करना है ना, आपको पूछा है which of the following is equivalent to the value of a, ये सब नोटंकी करो 5 बार, जो आएगा उसमें टिक कर दो बस। ये करना, पी क्यू पी माइनस बी वैल्यू है ना आपके पास, तो वैल्यू पुट कर करके चेक करना कि जो वैल्यू ए में फिट हो जाएगा वही आंसर है। ठीक है, ट्रायल एंड एरर में ही खेलना पड़ेगा, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन 5 है ना। तो क्या करना है, देखो पी क्यू बी है, तो आपके पास वैल्यू भी गिवन है ना, तो वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना, जो
ए 49 के इक्वल आ जाएगा वो आंसर। मैं आपको बताता हूँ आंसर क्या है। पी क्यू बी का वैल्यू कितना है, 60 है, माइनस पी माइनस बी कितना है, 4 है, पी माइनस बी 4, ये तो नहीं आएगा। 60 माइनस पी प्लस क्यू 11, ये आ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है। मैंने वैल्यू चेक कर लेना, वैल्यू पुट कर करके आ जाएगा आंसर। अगर एग्जामिनर का मूड अच्छा है तो आपका ऑप्शन ए ही आंसर होगा, ठीक है। और अगर उसका मूड बहुत खराब है तो आपका आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा ही होता है हमेशा, ठीक है। चलो, ये क्वेश्चन अगर क्लियर है, मैं आपको एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ अभी, ठीक है। मतलब उतना इजी नहीं है बट इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे अभी देखा था मैंने, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई करो ये वाला, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन, इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, देख के ही लग रहा है थोड़ा अलग है ये। आप लोग दो एक मिनट क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसका आंसर आप लोग निकालोगे, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूँ, एक बार पढ़ लो। देखो, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है ना, यहाँ पे दो स्टेटमेंट गिवन है। एक है स्टेटमेंट नंबर वन, ए सम, एक जिसमें बोला है कि एक सम है एक्स, वो वाई बन जाता है, मतलब ये प्रिंसिपल है, और वो अमाउंट बन जाता है वाई व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, जब एनुअल कंपाउंडिंग होता है एट Z% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years, ठीक है। कोई रैंडम स्टेटमेंट है, मतलब बोल रहा है कि Z% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो जो अमाउंट है एक्स प्रिंसिपल, वो वाई बन जाता है आफ्टर 2 years, ये इतना ही बोला है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या बोला, द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ रुपीज एक्स एट Z% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 2 years इज 20:21। ये क्या है, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो गिवन है। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो गिवन है यहाँ पे, 2 साल में, 2 साल में, 2 साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट 20 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट 21 होगा। ये आई थिंक सबको क्लियर है, ठीक है। फिर क्या बोला, देखो, थ्री स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3, ये स्मॉल 1, स्मॉल 2, स्मॉल 3, कंसिडर द डेटा गिवन इन ईच स्टेटमेंट 1 and 2 सेपरेटली। 1 और 2 में जो डेटा गिवन है उसको अलग से कंसिडर करो, मतलब अलग अलग कंसिडर करो, मर्ज नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। मर्ज नहीं करना है, डेटा सफिशिएंसी में जो मर्ज करते हैं ना वो मर्ज नहीं करना है, सबको अलग अलग कंसिडर करना है, हर एक चीज अलग है। एंड द डेटा गिवन इन ईच स्टेटमेंट स्मॉल 1, स्मॉल 2 एंड स्मॉल 3 सेपरेटली, उसको भी आप अलग अलग कंसिडर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम 1, 2 एंड 3 अलोन, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैन गिव द आंसर, आंसर कौन सा आंसर, ये एक्स का वैल्यू चाहिए, ये क्वेश्चन है। व्हेन मर्ज विद आइदर 1 और 2 अलोन, मतलब आपको क्या करना है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना है, ये आपका क्वेश्चन है कि आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू आपको, ये कोई भी दो स्टेटमेंट मर्ज करके आना चाहिए, मतलब आप स्मॉल 1 और ये लार्ज 1 को मर्ज करो तब आ जाना चाहिए, स्मॉल 2 और ये लार्ज 1 को मैच करो तब आ जाना चाहिए, स्मॉल 3 और ये लार्ज 1 को मर्ज करो तब आ जाना चाहिए, या फिर आप स्मॉल 1 और कैपिटल 2 को मैच करो तब आ जाना चाहिए, स्मॉल 2 कैपिटल 2 को मर्ज करो तब आ जाना चाहिए, या स्मॉल 3 और कैपिटल 2 को मैच करो तब आ जाना चाहिए। मतलब यहां से एक स्टेटमेंट उठाना है और यहां से एक स्टेटमेंट उठाना है, आपका आंसर आ जाना चाहिए वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन समझ में आया सबको, प्लीज टेल मी। एक बार क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट है तो बोलो, क्वेश्चन जितना अच्छे से समझ में आएगा उतना ही अच्छे से आप आंसर कर सकेंगे।
टेल मी वंस, क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं भाई लोग, भाई और बहनों, बताओ क्वेश्चन आया कि नहीं समझ में, और अगर नहीं आया तो वो भी बोल दो। नहीं आया क्वेश्चन? कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? आप लोग सॉल्व कर रहे हैं क्या? क्या हो गया भाई, किसी को भी समझ में नहीं आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि दो स्टेटमेंट है, ठीक है, वन और टू, ये दो स्टेटमेंट, ये ई और ई, ठीक है, ये दो स्टेटमेंट। तो ये दो स्टेटमेंट जो है उनका आपको कॉम्बिनेशन करना है। जैसे आप कुछ स्टेटमेंट वन उठा लो, सपोज आप वन उठा लिया और आपने कॉम्बाइन किया इस वन के साथ, कॉम्बाइन करके देखो एक्स का वैल्यू आ रहा है कि नहीं, ठीक है, एक्स का वैल्यू आ रहा है कि नहीं चेक करो। अगर नहीं आ रहा है आगे बढ़ो, नहीं आ रहा है तो और कुछ नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है कि अगर आपने वन और वन को कंबाइन किया तो मैं वन वन और टू को भी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं। हर एक सिर्फ दो ही पेयर, मतलब सिर्फ दो चीज को ही आप उठा सकते हैं। इन दोनों में से एक चीज को उठा सकते हैं और नीचे का तीनों में से एक चीज को उठा सकते हैं, ठीक है। तो वन एंड वन को चेक किया, सपोज आपका एक्स नहीं आया, फिर आप क्या करो, वन एंड टू को चेक करो, फिर देखो एक्स आ रहा है कि नहीं। चलो फिर भी नहीं आया, फिर आप वन एंड थ्री को चेक करो, फिर आप देखो एक्स आ रहा है कि नहीं। चलो फिर भी नहीं आया, फिर आप इस वन को भूल जाओ, ये वन से नहीं आ रहा है आंसर, कैपिटल वन से आंसर नहीं आ रहा है। फिर आप टू को उठाओ, उसको वन के साथ चेक करो, फिर देखो एक्स आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, चलो नहीं आ रहा है। फिर टू को चेक देखो, एक्स टू को फिर टू के साथ लगाओ, फिर देखो एक्स आ रहा है क्या, चलो नहीं आ रहा है। फिर टू को लगाओ थ्री के साथ, फिर देखो एक्स आ रहा है क्या, ठीक है। तो इन जिसमें आएगा ना वही आपका आंसर है, ठीक है। मतलब सपोज इसमें आ जाता है आंसर, सपोज वन और टू में, तो सपोज वन और टू में आ जाता है तो आपका आंसर होगा ओनली टू, ठीक है। और सपोज वन और टू में भी आ रहा है, और वन और टू में भी आ रहा है, और टू और वन में भी आ रहा है, सपोज सपोज इसमें आ रहा है आंसर और इसमें भी आ रहा है आंसर, तो आपका आंसर होगा टू और वन, मतलब ये आइदर वन और टू, ठीक है। अभी बोलो तो क्वेश्चन समझ में आएगी नहीं? टेल मी वंस प्लीज, क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है। प्लीज टेल मी। अभी आ गया ना क्वेश्चन, देखो अभी बात है इसको सॉल्व कैसे करना है, चलो देखो आराम से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखो, a sum of rupees x becomes y when compounded annually at z% rate of interest in 2 years। मतलब स्टेटमेंट वन है ना, ये क्या बोल रहा है, अगर मेरा प्रिंसिपल x है और अमाउंट हो जाता है y कितने साल में, 2 इयर्स में, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है z%, ठीक है। ये स्टेटमेंट वन ये बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल x है तो अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो अमाउंट होता है y 2 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट z%, ठीक है, ये वन बोल रहा है। अभी इस वन को आप क्या करो, ये स्मॉल वन के साथ कंबाइन करके देखो तो, सॉरी, स्मॉल वन क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ y इज 3696 मोर देन वैल्यू ऑफ x, मतलब y जो है वो x से बड़ा है, कितना बड़ा है, 3696। आप लोग मुझे बताओ इन दोनों को कंबाइन करने से x का वैल्यू आएगा क्या, प्लीज टेल मी। इन दोनों को कंबाइन अगर मैंने कर दिया, मतलब ये दो स्टेटमेंट को अगर कंबाइन किया तो x का वैल्यू आएगा क्या? नहीं आएगा। एनीवन एल्स, जिस किसी को लगता है कि आएगा या फिर नहीं आएगा? आए, किसी को ऐसा लगता है कि आएगा? सोच के देखो। 3360 है इसलिए। 3360 किया, 3360 की एक्सो वैल्यू कहने की उड़ा, कहने क्या है वो?
माइक टू ऑन को वो पड़ा, माइक ऑन करके बोल सकते, कैसे आएगा एक्स का वैल्यू? नहीं आ सकता है भाई, नहीं आ सकता है। देखो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या बोला, y इक्वल टू एक्स प्लस 3696, मतलब जो x से y कितना बड़ा है 3696, मतलब आपको एक चीज मिल सकता है कि इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें सिर्फ बोल रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है ना वो 3696 है। तो आप उससे क्या क्या कर लोगे, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो नहीं पता है, रेट भी तो नहीं पता है ना, रेट तो जेड है, रेट पता है कि रेट अगर नहीं पता है तो आप इंटरेस्ट का क्या कर लोगे, आपको पता चलेगा कि एक्स कितना है, कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, दोनों में सिर्फ गैप दिया है, बस इंटरेस्ट ही गिवन है, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पता होता बाई चांस तब हम लोग कुछ सोच सकते थे। ठीक है, बट अभी कुछ नहीं सोच सकते, तो फर्स्ट वाला से तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला से आंसर नहीं आएगा, सेकंड वाला को चेक करो, तो सेकंड वाला क्या है। अच्छा, फर्स्ट को सेकंड के साथ नहीं मिलाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, आप सिर्फ इसको मिला सकते हैं। रेशियो टू पर जेड टेन है, रेशियो टू पर जेड कहने क्या है, और रेशियो टू का ही वो, ओ हेतु ठीक 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 ধরিছা सा माने, माने এটু পারো, और এটু का ही वो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, বাট মই এটাকে গৈ আছো ন, ओ करेक्ट करेक्ट ठीक है ধরিছা। ठीक है, सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट से फायदा नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, z इक्वल टू 10 है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है z इक्वल टू 10, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। अगर मुझे यहाँ पे पता चल भी जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर लूंगा कि मुझे ये पता चल जाएगा कि x जब y हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना इंटरेस्ट लगा है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं निकाल लूंगा कितने इंटरेस्ट लगा है 2 साल में, कितना कितना आता है इंटरेस्ट, 10 10 10 10 21%, मैं ये निकाल लूंगा 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 साल में। बट उससे मैं एक्स तो नहीं निकाल पाऊंगा, मैं एक्स तो नहीं निकाल पाऊंगा ना, तो उससे भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब z का वैल्यू अगर आपको 10 पता चल गया, कोई कोई फायदा नहीं है। थ्री वाला चेक करो, थ्री वाला चेक करो क्या है, simple interest on the sum of x at z% rate of interest for z by 2 years is 3760, मतलब सिंपल इंटरेस्ट अगर x प्रिंसिपल है, z% रेट ऑफ इंटरेस्ट में लग रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है z%, कितना साल के लिए, टाइम कितना है z by 2 years। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर z% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और z by 2 years टाइम है, तो ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, ये निकाल सकते हैं हम लोग इससे, कि मतलब अगर टाइम z बाई टू है तो कितना लगेगा, टाइम अगर z बाई टू है तो इंटरेस्ट कितना लगेगा, z बाई टू मल्टीप्लाइड बाई z% ऑफ x इज इक्वल टू 3760, ये मिल जाएगा हमको इससे। थर्ड स्टेटमेंट से हमको सिर्फ ये मिलेगा। ठीक है, क्यों z बाई टू क्यों किया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ना भाई, तो जितना साल होता है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, z बाई टू ईयर्स है तो z बाई टू इंटू z% ऑफ x इक्वल टू 3760, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा, इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा, बेकार एक इक्वेशन मिलेगा, z स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 3760। इन दोनों से भी आप कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप ना ही z का वैल्यू निकाल सकते हैं ना x का वैल्यू, तो आप अगर कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते तो आपको इसमें कोई हेल्प ही नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब स्टेटमेंट थ्री के साथ भी आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट कैपिटल वन है ना, इसका कोई काम ही नहीं है, इसको मैंने तीनों के साथ कंबाइन किया फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोग मूव करेंगे स्टेटमेंट नंबर टू के अंदर। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर टू के अंदर, स्टेटमेंट नंबर टू क्या बोल रहा है, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ एक्स, अगर एक्स सम है और z% रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन 2 years इज 20:21, मतलब 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो गिवन है। फर्स्ट ये वाला में, दो सेकंड स्टेटमेंट में, तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो गिवन है 20:21। नाउ सी, कैन एनीवन टेल मी इससे क्या निकल सकता है एक्सेप्ट कुकिल, इससे क्या निकल सकता है बोलो। अगर 2 साल में, ये 2 साल के लिए है, ठीक है, दिस इज फॉर 2 years, अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये रेशियो में है, तो हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, कुछ तो निकाल सकते हैं 100%। ओके, ये बताओ, ये
एसआई और सीआई का जो रेशियो है 2 साल के लिए, ठीक है, एक मिनट बोलूं, ये एसआई और सीआई जो है 2 इयर्स के लिए, इससे क्या निकल सकता है सोच के देखो। देखो, मैं आपको बताता हूँ। आपका सिंपल इंटरेस्ट है 20, 2 साल के लिए अगर सिंपल इंटरेस्ट 20 है, तो फर्स्ट ईयर में भी 10 होगा और सेकेंड ईयर में भी 10 होगा। करेक्ट। अगर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 20 है आपका, तो सिंपल इंटरेस्ट तो एवरी ईयर इक्वल होता है, मतलब फर्स्ट ईयर में भी 10 होगा और सेकेंड ईयर में भी 10 होगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट 21 है। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों इक्वल होता है। बट सेकेंड ईयर में अलग खेल होता है। सेकेंड ईयर में क्या होता है, सेकेंड ईयर में फर्स्ट फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट तो आता ही है। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है वो तो कैरी ओवर होता ही है, बट ये वाला 10 के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। वो इंटरेस्ट कितना है वो मुझे बताइए कि 10 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा। प्लीज टेल मी। ये अभी बोल दो यार, ये अगर आप लोग से नहीं हो रहा है तो फिर प्रॉब्लम है थोड़ा सा। कितना इंटरेस्ट लग रहा है ब्रो सेकेंड ईयर में, कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना है? 10? 10 नहीं, 10 तो सेम है। 10 कैसे होगा? 10 तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट लग रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट में? टोटल इंटरेस्ट कितना है? टोटल इंटरेस्ट 21 है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट में टोटल इंटरेस्ट कितना है? 21। और सिंपल इंटरेस्ट में टोटल इंटरेस्ट है 20। तो सिंपल इंटरेस्ट में 20 है, मतलब फर्स्ट ईयर 10, सेकेंड ईयर 10, ठीक है। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का इंटरेस्ट 21 है, मतलब एक्स्ट्रा एक 1 आया होगा ना भाई, यहाँ पे 10 है, 10 10 20 हो गया। ठीक है, 10 10 20 हो गया, एक्स्ट्रा 1 आया ना। हाँ, 10%, हाँ हाँ, सही है, सही, सॉरी। ठीक है। तो एक्स्ट्रा ये जो 1 आया, यहाँ पे 21 है ना, तो 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21। तो ये एक्स्ट्रा 1 ऐड हो रहा है। 1 किस पे लग रहा है? इंटरेस्ट 10 में, तो मतलब 1/10 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 1/10 मतलब 10%। ठीक है। ये चीज आप लोग समझ लो। आप लोग अगर समझ में नहीं आता है, टेंशन मत लो, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग फिर से ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, जब नया बैच स्टार्ट होगा। और अगर समझ में आ गया देन इज वेरी गुड। ये चीज तो मैंने आपको एडीआरई के बैच में भी पढ़ा है, सेम चीज। ठीक है। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट है 10, सेकंड ईयर में है 11, सेकंड ईयर में 11 इंटरेस्ट है, तभी तो 21 का इंटरेस्ट आ रहा है ना, 10 प्लस 11। तो 11 कैसे आएगा? एक तो 10 सेम कैरी ओवर होता है, एक्स्ट्रा जो आएगा वही इंटरेस्ट है। तो एक्स्ट्रा 1 है, मतलब 1 का इंटरेस्ट किस पे आया? 10 के ऊपर। 1 1 का 10 के ऊपर मींस 10%। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब सेकंड जो स्टेटमेंट है वहां पे क्या बोला? रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ एक्स एट z% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो z का वैल्यू आ गया, सेकंड स्टेटमेंट से z का वैल्यू आ गया। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट से z, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, मतलब z का वैल्यू है 10। तो सेकंड स्टेटमेंट से मेरा z का वैल्यू आ रहा है, सिर्फ z का वैल्यू आ रहा है, z का वैल्यू है 10। अभी अब हमको क्या चेक करना है कि कौन सा को कंबाइन कर देने से 2 के साथ मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो 2 के साथ, देखो 1 को देखो, वैल्यू ऑफ y इज 3696 मोर देन x। स्टेटमेंट नंबर 2 में तो y के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है कि प्रिंसिपल x है और इंटरेस्ट z है, z%, ठीक है, बस। y के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, तो इससे आंसर नहीं आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो 1 से तो आंसर आपका नहीं आएगा। 2 के साथ कंबाइन करके देखो, 2 के साथ कंबाइन करके देखो, z इक्वल टू 10, z इक्वल टू 10, 2 से z इक्वल टू 10 आ रहा है, बट z इक्वल टू 10 तो हमको पहले से ही मिल गया, मतलब 2 से भी नहीं आएगा। 3 के साथ कंबाइन करके देखो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ x at z% rate of interest for z by 2 years is 3760। मतलब क्या बोल रहा है कि 3 में क्या बोल रहा है, अगर मेरा प्रिंसिपल x है और अगर मैं इसको z by 2 years के लिए
सिंपल इंटरेस्ट में डालूं जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है Z%, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना आ रहा है 3760। बस इससे आ जाएगा आंसर। Z%, Z का वैल्यू हमको स्टेटमेंट 2 से ही मिल गया था, Z का वैल्यू 10 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम कितना है Z/2 ईयर, Z/2 मतलब Z10 है तो 5 ईयर्स, 5 साल के लिए। 5 साल के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंटरेस्ट कितना आएगा 50%। 50% किसका, प्रिंसिपल का। 50% ऑफ एक्स इज 3760। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू आ जाएगा ना। मतलब स्टेटमेंट कैपिटल 2 के साथ आपने अगर 3 को कंबाइन कर दिया तो आपका आंसर आ जाता है। तो इसका आंसर है ओनली 3, ऑप्शन बी। समझ में आया कि नहीं बोलो? कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो? ये लास्ट क्वेश्चन है। आ गया ना, वेरी गुड। सच में होसा क्या रीजन हो, एनी को आना है तू? ऐसे ही नहीं बोल रहे ना आप लोग। देखो झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से आपका ही लॉस होगा। सच में है ना, ठीक है, देन इट्स वेरी गुड। आ गया ना, ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन है और आप लोग थोड़ा देखना, आग आग घुमाना इसके ऊपर। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना, ठीक है। सारा मेंस लेवल का क्वेश्चन है, बट दे आर वेरी 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 गुड क्वेश्चंस, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, टाइम स्पीड के ऊपर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क के ऊपर। ये एक अच्छा क्वेश्चन है टाइम स्पीड के ऊपर। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में ट्राई कर लेना, और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, विल डिस्कस। ठीक है, चलो, थैंक यू, आई होप यू लाइक द सेशन, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू द क्लास। क्वेश्चन ट्राई करना, डाउट होने से मुझे पूछ लेना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा।